प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो लीजिए हम 2016 का जो पेपर है RPC सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का, उसके अंदर आज अपन पार्ट सेकंड लेते हैं, यानी 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन। देखिए मैंने 2016 के पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्यूशन सहित और सोर्सेस सहित मैं अब तक पहुंचा चुका हूं, और अब मैं आज 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, आप इसके अंदर देखें एक एक क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है, अगर किसी को डिलीट किया गया है तो क्यों किया गया है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन कितना ब्रॉडनेस रखता है, सिंपल है या लेंदी है, हम ये सब देखते हैं। तो लीजिए हम आज सेकेंड पार्ट RPC मैथमेटिक्स 2016 का सेकेंड ग्रेड का पेपर स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 51 है, सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है। पहला ऑप्शन है विभाग समूह, प्रसामान्य उपसमूह, चक्रीय समूह, और इनमें से कोई नहीं। देखिए सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सीधी सीधी बात है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये आपके जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली बुक है, क्लियर लिखा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप विथ इंडेक्स 2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, क्लियर लिखा है और इसको प्रूव भी कर रखा है साफ साफ, है ना। तो आप इसको समझ भी सकते हैं और कुछ चीज़ें आप याद भी रख सकते हो। मैंने इसके बारे में पहले ही, इसका जो सूचकांक क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, प्रत्येक यानी 2 सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हाँ, एक बात और मैं बीच में कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें और अपने साथियों को भी इसका पूरा फ़ायदा देने की कोशिश करें। साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो भी अगला पेपर या जो भी ख़ास तौर से कंटेंट आपको मिलने वाला है RPC सेकंड ग्रेड के लिए, वो मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि मान लीजिए F समूह G से G रेज में समाकारिता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला इसमें इसने क्या कहा, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब नॉट ट्रू की बात कर रहा है। ठीक है, दरअसल इसको डिलीट कर दिया गया है, क्यों किया है जो बताना चाहूँगा। देखिए G से G डेज में अगर समाकारिता है तो पहला ऑप्शन है FE = E डेज, ये करेक्ट है, जहाँ E और E डेज G और G डेज के तस्मक एलिमेंट है। दूसरा FA इनवर्स = FA होल इनवर्स फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 3 FG G डेज का उपसमूह, और ये सभी। तो इसको ये आंसर, मतलब चौथा वाला आंसर इसको चाहिए था, लेकिन ऊपर इसने नॉट ट्रू कर दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो चारों के चारों चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। यदि F ग्रुप G से G डेज पर एक समाकारिता है तो, और E और E डेज क्रमशः G और G डेज में तस्मक है, तो FE = E डेज, राइट। FA इनवर्स = FA होल इनवर्स फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। और तीसरी बात ये दे रखी है, यदि ग्रुप G से G डेज पर एक समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म, तो FG G डेज का एक उपग्रुप होता है। साफ साफ दे रखा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन ये भूल से इसने इसको नॉट ट्रू कर दिया, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, यदि F एक सदिश बिंदु फलन है तब ग्रेड डाइवर्जेंस F क्या होगा। देखिए ग्रेड और डाइवर्जेंस को अपन अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप देखें ग्रेड डाइवर्जेंस F मतलब ये होता है कि ग्रेड को ऐसे ही पड़ा रहने दे आप, और डाइवर्जेंस F का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डेल F/del x प्लस डेल F/del y प्लस डेल F/del z हो जाएगा। ये आपको पता है। फिर ग्रेड का मतलब ये हुआ कि एक बार और del/del x, इस तरीके से करके आपको ने पूरा, मतलब सिग्मा कह दूँ मैं इसको, और फिर ये जो एज इट इज़ करेंगे तो ये आपकी जो आएगा सेकेंड वाला कर्ल F प्लस ग्रेड स्क्वायर F। देखिए ग्रेड स्क्वायर इसमें आ रहा है, क्योंकि अंदर वाला अगर ध्यान से देखें तो वही है। ठीक है, आई बार आ जाएगा, फिर डेल F 2 बार बन जाएगा, तो ये
डबल अवकलन हो जाएगा, इसका कोई विशेष बात नहीं, आप कर सकते हैं। फिर इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, कर्ल कर्ल एफ प्लस ग्रेड स्क्वायर एफ। फिर 54 वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि आर अपॉन आर क्यूब है आपके केवल परिणालकीय, अघूर्णीय या दोनों, या फिर एक भी नहीं। तो देखिए परिणालकीय यानी सोलेनॉइडल और इरोटेशनल, इरोटेशनल क्या होता है, कर्ल एफ जो होता है, अगर मान लो कर्ल एफ अगर ज़ीरो एक तो और एक डाइवर्जेंस एफ ज़ीरो, ये तो होता है आपके अघूर्णीय इरोटेशनल, है ना, और ये होता है आपके परिणालिकीय। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको सोलेनॉइडल। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अगर इसका कर्ल एफ निकालें, कर्ल एफ का मतलब आपके ये क्या बन जाएगा, आर अपॉन आर क्यूब निकालेंगे तो भी जीरो आएगा, और अगर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है ना, आर अपॉन आर क्यूब तो भी जीरो आएगा। और इसलिए अच्छा, ये दोनों डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना बता चुका हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए भले ही ये जो आप अगर ध्यान से देखें तो आपके जो डाइवर्जेंस एफ जो है ना, वो इसमें क्लियर कर भी रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए डाइवर्जेंस आर अपॉन आर क्यूब जो है फाइनली अगर देखो तो ये ज़ीरो आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारा मानक रिजल्ट था, ये देखो डाइवर्जेंस आर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही कर्ल एफ भी आपके ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए आप अगर इसमें कर सकते हो, दोनों ही परिणालकी भी है और अघूर्णी दोनों है। फिर 55 वाला कह रहा है ए डॉट ग्रेड फाइव डी वी किसके इक्वल होगा, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है यहाँ पर। तो इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये जो आपको डायरेक्ट कुछ रिजल्ट है, आप रिजल्ट जो मैंने बता रखे हैं आप उससे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिलेगा आपको सब इसका रिजल्ट भी। तो ये दूसरा वाला है। फिर भी अगर आपको अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क नहीं लें। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ ग्रेड और फाई आपको कुछ लेट करना पड़ेगा फलन, ठीक है, और ए को आपको कोई वेक्टर लेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सोल्व होगा, जो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो आप इसके अंदर रिस्क बिल्कुल नहीं लें। इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर हो सके तो ठीक, नहीं तो आप इसको छोड़ के पहले आप आगे बढ़ जाएं। देखिए मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये पूछा है कि पेपर को मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेज करने की सीक्वेंस में ये जो मैंने भी बात कही है इस 55वें क्वेश्चन के लिए, ये बात उस पेपर मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन अपना नहीं है, हमें जो आ रहा है हम जो तुरंत कर सकते हैं वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है यदि r इक्वल टू कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर क्या होगा। डायरेक्ट रिजल्ट है ये, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, एन बी क्रॉस ए। आप क्या करें, पहले इसका अवकलन कर लें, आर डेज निकाल लें, फिर आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, जैसा कि ये मैंने कर रखा है। सीधा कुछ नहीं, डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर, तो ये आराम से हमारे चार पद ही थे, कोई डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट निकाल लिया मैंने ये। तो ये एन बी क्रॉस ए कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर देखना चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट है ये आपके डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है। ये देखिए r इक्वल टू कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, तो यहाँ r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी पूछा है, तो वो एन ए क्रॉस भी बना। हमारे यहाँ उल्टा पूछा है, डी आर बाई डी टी क्रॉस ए। ठीक है ना, तो ये देखो हमारे इसके अंदर जो पूछा है वो उल्टा दे रखा है, डी आर बाई डी टी, और इसलिए हमारे ये बी क्रॉस ए आएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 57 वाला, डाइवर्जेंस ग्रेड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर सही आंसर है आपका दूसरा वाला। आपको पहले टेन इनवर्स का ग्रेड निकालना है, तो ये डाइवर्जेंस एज इट इज़ ग्रेड निकाला, आई डेल अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ऐसी जे डेल अपॉन डेल वाई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ऐसी जेड के रेस्पेक्ट। तो इसका अवकलन किया और उसके बाद में आप डेल अपॉन डेल एक्स फाइनली निकालोगे डाइवर्जेंस में, तो आई जे के तो 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट से, और आपके ये यू अपॉन वी से करना पड़ेगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता उत्पन्न होती है यदि मैट्रिक्स M क्रॉस N, इसके अंदर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, रिक्त कोष्ठिकाएं ज़्यादा होनी चाहिए M प्लस N माइनस 1 से। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके इर्द गिर्द 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और मैंने कितनी बार इन क्वेश्चंस को बता दिया है, ठीक है, कि ये कैसे हुआ है। और ये 3-4 परिवहन समस्या और नियतन समस्याएं जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, उसके अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। देखिए ये लिखा है आपके इसके अंदर कि अपभ्रष्टता की स्थिति में कुल आधारी चर भी शून्य होंगे, अर्थात धनात्मक चरों की संख्या अब M प्लस N माइनस 1 से कम होगी, ठीक है। तो यही बात इसने दे रखी है क्लियर। तो आपके इसके अंदर जो है ये आपका तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। अपभ्रष्टता जो ये इससे उत्पन्न रिक्त कोष्ठिकाएं ज़्यादा की बात वही हुई ना, तो ये इससे आप कर सकते हैं। इस बात को यहाँ बहुत स्पष्ट कर रखा है, ये परिवहन समस्याओं में अपभ्रष्टता क्लियर लिखा है। जब परिवहन समस्या में व्यक्तिगत स्वतंत्र नियतन यानी कि आवंटन है ना, रिक्तिकाओं की संख्या M प्लस N माइनस 1 से अगर कम हो तो अपभ्रष्टता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 57 है, उसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें आप, यदि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 4 F3 इक्वल टू 7 तो F डेज N क्या होगा, इसको भी इसने डिलीट कर दिया है। वो डिलीट इसलिए क्या है कि यहाँ F डेज X पूछना था, तो हम इसको कर सकते हैं। हम एक काम करें, इसके अंदर ये जो है हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखो पहली बात तो 3 संख्याएं दे रखी है, तो हम इसमें एक सामान्य समीकरण मान लेते हैं। माना कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, 3 ही है इसलिए। फिर अपन ने F1 2 3 रख करके ए बी सी के मान निकाल लिए। तो ये ए बी सी के मान हमारे पास क्या है, देखो a इक्वल टू हाफ आ रहा है ना ये, और b आपके पास में हाफ आ रहा है और c1 आ रहा है। ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर ए बी सी की जगह पुट कर दी, तो हमारे इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1। अब इसका अवकलन करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ आ रहा है, ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा हम इसके अंदर इसका समाकलन करके, ये अवकलन है किसी न किसी का, तो हम इसका समाकलन करके देखेंगे तो भी हमारा ये रिजल्ट संतुष्ट हो जाएगा, उल्टा भी अपन कर सकते हैं। फिर 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अगर आप ठीक से देखें तो ये जो है अपने अंतर समीकरण का क्वेश्चन है ना। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा ये लेंदी कर दिया है। वाई एन प्लस 2 माइनस 2 वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन इक्वल टू एन स्क्वायर टू पावर एन का विशिष्ट समाकलन है। इसने केवल पी आई पूछा है, ठीक है। वैसे हम जानते हैं इसके अंदर कि ये जो हमारा इक्वेशन है इससे अपन ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 0 कर सकते हैं। ई की वैल्यू 1 1 आ जाएगी तो सी एफ आपके पास ही आ जाएगा, ताकि सी एफ निकालना भी आपको आ जाए। पी आई के लिए 1/5e एन स्क्वायर टू पावर एन है। अब जब ऐसी स्थिति बने तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसमें 2 पद बन रहे। देखो जब ये n पावर p बन रहा है और 2 पावर n बन रहा है, तो यानी कोई संख्या के ऊपर पावर n, तो उस केस में आप जैसे ये 1/5e और a पावर n fn हो तो आप a पावर n पहले ले आएँ और फिर a को इस e के साथ में आप मल्टीप्लाई कर लें और fn एज ए रहने दें, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा, तो जैसे हमने ये कर दिया, ये 2 पावर n और 2 का अपन ने इस e के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2e स्क्वायर माइनस 4e, ठीक है, प्लस 1 e के साथ करना है। अब n स्क्वायर रह गया इधर। अब जब n स्क्वायर रहे तब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक तरीका इसका, ये वो बीजी व्यंजक टाइप है, तो या तो आप इसका कंपेयर कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बना रखा है इसका, और या फिर आप इसका पी आई इक्वल टू 1/5e और n पावर p आएगा तो 1/5 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस NP हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये वाला मेथड टफ पड़ेगा, तो आप तो n स्क्वायर का डायरेक्ट कंपेयर करके जो मैंने बता रखा आपको, आप उसी से कर लें, वही बेटर रहेगा। कि जब इस तरीके मैंने इसके अंदर पूरा एक n स्क्वायर माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 1 वाला एक इक्वेशन करा रखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा देख लीजिए, वाई एन प्लस 2 माइनस 2 वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन इक्वल टू एन स्क्वायर डॉट 2 पावर एन,
ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन जो पूछा है आप इसको देख सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है जब n स्क्वायर आए, ठीक है। तो ये देखिए yn प्लस 2 माइनस 4yn और आगे जो भी है n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 है, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने इसको क्या लिख दिया, yn इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, और उसके बाद में ये कंपेयर करके अपन ने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ध्यान रखना। इससे हमारा पी आई निकल गया। ये पूरा क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में देख लेना, आप कर रखा है मैंने, कैसे हुआ पूरा एक एक स्टेप समझा रखी है। तो हमारे यहाँ तो खाली ए एन स्क्वायर से सब है ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ही बार में कंपेयर करते आपका सही आंसर आ जाएगा, ये एन स्क्वायर वाला, ठीक है। तो आप इससे इसको कर सकते हैं, 3 पद आएंगे, ध्यान रखना। जैसे इसके अंदर आ रहा 1/27 9n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 17, ठीक है। वैसे ही हमारे इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, पूरा टर्म आ रही देखो बड़ी है, n 2n पावर n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 20, ठीक है। ये अपने उसी मेथड से आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, n घात वाले बहुपद का nवां विभाजित अंतर है, एक चर, एक अचर, सदैव शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, एक अचर कांस्टेंट। देखिए डायरेक्ट जो इसने इसमें से थ्योरम पूछी है ये, और मैं आपको करा भी चुका हूँ ये, n घात वाले बहुपद के nवें विभाजित अंतर सदैव क्या होते हैं, अचर कांस्टेंट, ठीक है। पूरा इसके अंदर इसने डिफाइन कर रखा, और मैंने ये थ्योरम विभाजित अंतर की इसमें 3-4 थ्योरम थी जो मैंने आपको बता रखी है। और उसके अंदर सबसे खास जो थ्योरम है ये वाली है कि nवां विभाजित अंतर n+1 क्रम की 2 सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान रखना 2013 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, और ये भागफल ध्यान रखें, 2 सारणिकों के भागफल के रूप में यहाँ आ गया, इसलिए मैंने ये आपको बताना उचित समझा, बाकी मैं पहले करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 63 है, श्रेणी 1/1.2 प्लस 2/34 प्लस 3.56 है, अपसारी अभिसारी सशर्त अभिसारी दोलनी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई एनवा पद लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको तरीका बता भी रखा है पहले भी, और फिर से बताना चाहूँगा। देखिए 1/1.2 यानी कि 1/1.2 का मतलब क्या होता है, हाफ, फिर 2/2.4 मतलब 1/4, फिर 1/10। ध्यान से अगर देखें तो ये 0.5, ये 0.25, ये 0.1। ध्यान से देखें तो ये डिक्रीजिंग श्रेणी हमारे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। और इसके अलावा हम इसके अंदर अगर हम इसका nवां पद लिखें तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, n/2n-1 2n, और इसमें ये n से n तो कैंसिल हो गया, और आप n अगर कॉमन निकालें तो अंदर आपके 2 - 1/n और एक यहाँ पर n बचेगा। इससे तो कोई काम है नहीं हमारे। अब हमें खाली ये देखना है, ये हमारे 1/n अंदर कुछ भी है, इस पर पावर 1 है, तो आपको पता होगा ये n पावर p हाइपर हार्मोनिक सीरीज, जिसके अंदर p की वैल्यू उसमें ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और 2 कंडीशन बनती है, p लेस से इक्वल देन 1। तो इसके बेस पे भी मैंने बता रखा है, इससे भी अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो अपसारी है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। फिर चलते हैं हम इसके अंदर 64 वाला क्वेश्चन। ये अपने उसका पार्टीशन और उसका दे रखा है, लेकिन इसके अंदर भी मिस्टेक हो गई, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें अगर, तो ये देखो आप Sn इक्वल टू 1 + 1/n होल पावर n, ठीक है। आपको अगर पता हो तो इनके अंदर अपन करते क्या है, इसके अंदर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है अपने e। और आपको मालूम है कि e जो है आपके क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और इस वजह से ये आपके क्या बन जाएगा, ना तो समृत ना ही विवृत लेकिन परिबद्ध। मतलब ये वाली बात है ना, इसमें लिखा ना, एक परिमेय मान पर निरपेक्ष रूप से, सॉरी ये इसके अंदर क्षमा करें, ये इसमें रेशनल है ना, कन्वर्जेस टू अ रेशनल नंबर है ना, तो ये आपके हाँ रेशनल आ जाएगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, एक परिमेय मान पर
कन्वर्जेज, दूसरा दे रखा है एक अपरिमेय मान पर कन्वर्जेज, तीसरा ए रेशनल वैल्यूज पर, और चौथा अपसारी। तो हमने तो क्लियर करके देख लिया है कि ये इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, तो ये रेशनल हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन मिस हो गया था, तो आप देखें ये आपके दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, एक अपरिमेय मान पर अभिसृत। क्षमा करें, थोड़ा व्यवधान हुआ। फिर 66वां क्वेश्चन देखें, समुच्चय 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये क्या है? तो तीसरा वाला ऑप्शन है न तो समृत न ही विवृत लेकिन परिबद्ध। कैसे? आप अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्योंकि n की जो वैल्यू है वो आपके इसके अंदर क्या आएगी, n बिलोंग्स टू n लेना है, ठीक है। तो आप 1/1 रखें तो आपके मतलब इस सीरीज जो बनेगी देखना, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, यूँ करते करते ये 1/∞ जाएगी तो 0 आ जाएगा, यानी लोअर तो है 1 और उधर 0, ठीक है। यानी 0 और 1 के बीच में ये जो सीरीज़ है ये चलेगी। तो इसका वो क्या बोलते हैं अपन, उच्चक और निम्नक भी दोनों है, तो ये परिबद्ध हो गया, है ना। इसलिए आपके तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि फलन f(x) = 1 जब x परिमेय है और -1 जब x अपरिमेय है, ठीक है। तो 0, 1 पर परिभाषित है तो फलन f होगा। इसके अंदर आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो करेक्ट है, परिबद्ध लेकिन r समाकलनीय नहीं, ठीक है। बाउंडेड तो इसलिए कि ये 0, 1 पर है, क्लियर दिख रहा है। अब r समाकलनीय में अपन क्या करते हैं, LFP = सिग्मा MR XR माइनस XR माइनस 1 और UFP = सिग्मा MR XR माइनस XR माइनस 1 निकालते हैं। तो स्मॉल के लिए इसके अंदर 0 आ रहा है, मतलब 0 क्या, ये इसने दे रखा ना अपने 1 और -1, ठीक है ना। तो हमारे साफ साफ कंडीशन बनेगी, या स्मॉल के अंदर तो -1 और इसमें +1 बनेगा, और इसमें से दोनों बराबर नहीं है, ऊपरी और निम्न समाकल बराबर नहीं होने से ये r समाकलनीय नहीं है। फिर देखिए 68 वाला क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल, 0 to 2 1 - x का mod dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? सही आंसर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। वो कैसे हुआ देखना, मैं इसको समाकलन नहीं करता, मैं ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रेस करता हूँ। आपके पास में 1 - x दे रखा है, आप इसको डायरेक्ट 0 कर लें, इससे x की वैल्यू 1 निकालें, x की वैल्यू 1 निकाली तो 1 से ये कर्व इधर तो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा, ठीक है। नीचे आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस में ये है ही नहीं, ठीक है। ये आपका 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा y = प्लस का 1 - x बनेगा, और इधर जो है y = माइनस का 1 - x बनेगा, ठीक है। अब आपके लिमिट दे रखी 0 से 2, तो ये x = 0 और ये x = 2, ठीक है। अब हमारे पास में जो एरिया आ गया ये वाला, और ध्यान से देखो तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू 2 रख करके y की वैल्यू निकाले तो -1 आ गया, मतलब एक तरह से 1 ही है। तो ये आपके एरिया इधर ये, तो ये भी 1, ये भी 1, तो 2 त्रिभुज बन गए। तो 2 × 1/2 आधार × ऊंचाई, तो ये आप देखो 1 आ रहा है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिर चलते हैं हम 69 वाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n 1/√2nr - r²। देखिए ऐसे क्वेश्चन का पूरा मैंने एक लेक्चर अलग से दे रखा है आपको, ठीक है ना। n अनंत पदों के रूप में आपकी ये जो nr के रूप में जो होता है वो कैसे समाकलन करते हैं, इसका ये समाकलन का सवाल है, इसको मैंने कर रखा। देखिए ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n 1/√2nr - r²। यहाँ इसके अंदर में सेट करना पड़ता है, जिसमें 1/n को तो अपन dx लिखते हैं और r/n को x लिखते हैं। फिर हमारे 1/n को तो dx, तो इसके अंदर अपन ने क्या, नीचे से अपन ने n कॉमन ले लिया, या यूँ कहें कि अपन ने n से गुणा भाग किया, तो 1/n बाहर आ गया, और अंदर n² जाएगा, तो ये r/n, ये r/n का होल स्क्वायर। अब r/n और r/n तो x कर दिया, तो देखिए dx/√2x - x² बन गया, और लिमिट 0 से 1 कैसे हुई, ये r/n को अपन x लिखते हैं, तो n अनंत लिमिट से, तो जब n इन्फिनिट है तब x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, और आपके r = जब मतलब ये दे रखा ना n है ना, तो यहाँ पे आपके ये अगर n हो जाएगा, मतलब r की जगह भी n हो जाएगा, तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, x = 1।
तो 0 से 1 लिमिट हो गई, dx/√2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। मैंने इस इंटीग्रेशन को किया नहीं है क्योंकि आपको ये सामान्य इंटीग्रेशन है, पूर्ण वर्ग बनाते ही आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है वक्र ay² इक्वल टू x² माइनस a माइनस एक्स के लूप का बराबर क्षेत्रफल है, मतलब जो लूप दे रखा है उसका कितना एरिया है। तो सही आंसर इसका दूसरा है 8a² 15 वर्ग इकाई, और इसको मैंने पूरा कर रखा है। क्लियर देखिए कि x² का गुणांक 0 करने से क्या आएगा, टेंजेंट आएगी x=a। अगर ये x² गुणांक y का फलन होता तो अनंत स्पर्शी होती, लेकिन x² का गुणांक x का ही फलन है, जिसको 0 किया तो x=a आया, वो टेंजेंट बन जाएगी। और इससे हमारा जो डायग्राम बनेगा, ये हमारे x=a टेंजेंट, इसने ये एरिया पूछा है तो हमने इसको ऊपर का एरिया लेकर के डबल कर दिया, ये 0 to a y dx। तो ये आपके y की वैल्यू पुट की 2/√a और x √a माइनस एक्स अपॉन 1। अब इसके अंदर x=a साइन स्क्वायर थीटा यूज़ किया, फिर वही तरीका पूरा। अब इसके अंदर हमारे पास फाइनली क्या आया, 4a² π/2 0 से π/2। तो ये जो है इसके अंदर अपन ने क्या गामा फंक्शन यूज़ किया, जो आपको पता होगा गामा फंक्शन क्या होता, 0 to π/2 और साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होता, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये मैंने बता भी रखा आपको, इसको यूज़ करके और अपन ने इसका एरिया निकाल लिया, तो ये 8/15a² आ रहा है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते हो। देखिए इगोतर वाला क्वेश्चन है 71। ये भी जो अभी अपन ने जस्ट ऊपर 69 वाला जो क्वेश्चन किया था, सेम ये वाला पैटर्न ही इसके। देखो इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं और मैंने इसको करा रखा है, ये दोनों क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। आप जा करके देख ले, वीडियो में बता रखा है इसका पूरा, ठीक है, एन और आर के रूप में आप उसमें देख लेना, ताकि आपके ये दोनों क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। और इसका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ दे रखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 प्लस 1/3n। मैंने इस पर इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि हमारे इससे इसकी लिमिट को यूज़ करने, लिमिट निकलेगी इससे 3n से, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर इसमें 4 दे रखे हैं, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, log बेस e और 3। कैसे हुआ देखिए, इसके अंदर भी सेम आप 1/n, तो यहाँ ये चेंज कहाँ से हो रहा, 1 2 3, यानी कि n प्लस 0 n प्लस 1 n प्लस 2। तो जो बढ़ रहा है बदल रहा है उसको आप r मान लें, और ऐसा करते ही आपकी ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव r इक्वल टू 0 to 2n बन जाएगा, और ये 1/n प्लस r बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके अंदर जो है 1/n प्लस r कर दिया, और ये जो है ध्यान से अगर आप देखें तो ये दरअसल यहाँ एक पद कम है, ध्यान रखना, ये n प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3n है, तो मैंने इसको एक कम ले लिया 2n, कुल पद 2n से, ध्यान रखना। बाकी अगर अपन ये 1 से स्टार्ट होता और यहाँ 3n होता तो यहाँ अपन 3n लिखते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे 3n की जगह 2n लिया है, ध्यान रखना। बस इससे r/n करके x 0 कर दिया और 2n/n तो x 2 हो गया, तो लिमिट आपकी 0 से 2, और n कॉमन लिया तो 1/n को क्या लिखा dx और r/n को x लिखा। ये आपके इंटीग्रेशन किया और ये आपके log 3, बिल्कुल इजी और इजी। फिर चलते हम 72 वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसने चेंज किया है लैंग्वेज। वक्र y इक्वल टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अक्ष और फलन के न्यूनतम के संगत 2 कोटियों से परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा। इसका सही ऑप्शन है आपका तीसरा 7/120। ध्यान देना, कर्व दे रखा है, एक्स अक्ष दे रखा है और न्यूनतम संगत कोटियाँ, आपको इसका न्यूनतम मान निकालना है, यानी अवकलन करके 0 करो, फिर वो उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला तरीका। तो ये फलन आपका अवकलन किया, 0 किया, x के कितने मान आ गए, ये 0, हाफ और माइनस हाफ, 3 मान आ गए। इन तीनों मान पर अपन ने डबल अवकलन करके देखा है, ध्यान रखना। ये y डबल इज, तो x इक्वल टू 0 पर नेगेटिव आ रहा मतलब उच्चिष्ट हुआ, x इक्वल टू हाफ पर पॉजिटिव आ रहा मतलब निम्निष्ट, हमारा ये वाला मान काम आएगा, और x इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये आपके वापस माइनस आ रहा, तो ये भी आपके
उचित हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच क्या जो आएगा मान, तो हमने लिमिट इसमें ले ली -हाफ से हाफ वाई डी एक्स, उसके बाद इसका अपन इंटीग्रेशन कर दिया। तो आप देखें ये आपके 7/120 आंसर आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, थोड़ा सा दिखने में भारी लगता है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। कोई भी क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया है, ध्यान देना। 73 वाला क्वेश्चन कह रहा है वक्र एक्स वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू ई और वाई इक्वल टू 0 से परिबद्ध क्षेत्र रेखा एक्स इक्वल टू ए द्वारा विभाजित होता है किस अनुपात में। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1:2 के अनुपात में एक्स इक्वल टू 1 से डिवाइड होगा। देखिए एक्स वाई इक्वल टू 1 ये एक आयतीय परवलय है, ध्यान देना। तो ये मैंने इसको सबसे पहले ये इसको एक्स वाई इक्वल टू 1 ये ट्रेस कर दिया। फिर एक रेखा दे रखी है वाई इक्वल टू एक्स, तो हम जानते हैं इसकी ये रेखा होती है, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स। अब ये जो है आपके 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास, और ये एक्स इक्वल टू ई से डिवाइड हो रहा है। तो ये एक्स इक्वल टू ई हमारा, क्योंकि एक्स का ई का मान 2 और 3 के बीच में होता है, आपको पता होगा है ना, ई का मान 2 और 3 के बीच में होता है, तो ये 1 से कुछ ज़्यादा होगा। मान लिया जाए ये एक्स इक्वल टू आपके ई हो गया, तो आपके पास एक एरिया तो हो गया ये और दूसरा हो गया ये। एरिया 1 और एरिया 2 दोनों निकाल लो, तो एरिया 1 तो आ रहा आपके 1/2 समकोण त्रिभुज है सीधा, और एरिया 2 जो है आप इसको ये कर्व यूज़ करके 1/x dx 1 to e और इंटीग्रेशन किया तो आपके ये 1 आ गया इसका भी, तो ये 1/2:1, तो ये 1:2 आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल इजी काम है। फिर 74 वाला कह रहा है यादृच्छिक रूप से चयनित अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता किसके बराबर है। तो ये 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, अधिवर्ष कह रहा है, लीप वर्ष कह रहा है, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष है और लीप वर्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 2/7 इसका आंसर है, और इसके अंदर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग लगाया 52 आया, शेष फल आपके 2 बच रहा है। तो ये 2 जो दिन बचते हैं वो उसमें कौन कौन से होते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 बराबर कुल 7 कंडीशन बनती है, 7 में से कोई से भी ये 2 दिन बनते हैं, और इसलिए ये 53 संडे के लिए ये 2/7 आंसर आ रहा है इसका, है ना। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए 75 वाला क्वेश्चन, ध्यान देना 75 वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगभग हर बार पूछा है और क्लियर कहा कि 3 छात्रों एक्स वाई और जेड को एक समस्या हल करने के लिए दी गई, जिसके हल करने की संभावनाएं तीनों के लिए क्रमशः हाफ 1/3 और 1/4 है। समस्या हल होने की संभावना है, मतलब इस बात की क्या प्रायिकता है कि समस्या हल हो जाएगी। इसके अंदर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आप ध्यान रखें समस्या हल होने की सीधी सीधी बात मैंने लेक्चर के अंदर भी पूछा, क्वेश्चन सेम ऐसे, उसके अंदर 4 थे A B C D, ठीक है ना। P हल हो जाएगी बराबर 1 - PA बार PB बार PC बार, आपके पास PA बार 1/2 हो जाएगा क्योंकि PA दे रखा है 1/2, PB आपके पास 1/3 है तो PB बार कितना हो जाएगा 2/3, PC दे रखा है आपके पास में ये कितना 1/4, तो PC बार क्या हो जाएगा आपके 3/4। बस हल किया और ये आंसर 3/4, कोई मुश्किल काम नहीं है। RPC लेक्चर 2014 वाला पेपर था उसके अंदर मैंने उसके अंदर एक PD और था, 4 दे रखे थे, तो आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप आराम से इनको कर सकते हो। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है 75 वाला, और इसके अंदर ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो लीजिए अगला वाला क्वेश्चन है 76। देखिए 76 क्वेश्चन ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और प्रायिकता के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल फिक्स सिस्टम से पूछे गए। आप हर पेपर में आप कंपेयर करके देख लेना। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। अब यहाँ इसने ऑप्शन 4 दे रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, 15/16 ये आंसर है। अब ये हुआ कैसे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि ये कह रहा है कि कम से कम एक बार,
तो इसका मतलब इसने लोअर लिमिट जो है इसने बांध दी है, अपर लिमिट को इसने नहीं बांधी है। तो आप ध्यान से देखना इसके अंदर ये जो आपका 76 क्वेश्चन है n = 4 हो जाएगा, और क्योंकि कॉइन है, सिक्का है, तो p और q की वैल्यू हाफ हो जाएगी। और ये कह रहा है एटलीस्ट 1, इसका मतलब कुल 4 बार है, तो आपके पास में 1 2 3 4 आपको 4 तक की अलग अलग प्रायिकताएं निकाल करके उनका योग करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि हम इसको px = 1 प्लस px = 2 प्लस करके ठेठ px = 4 तक निकाल करके न फिर आंसर दें। इससे बेटर है कि हम p एटलीस्ट 1 = 1 माइनस px 0 कर लेते हैं, हमारा बिल्कुल इजी काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल तो एक होता है, एक में से अपन px 0 हटा देते हैं, तो ये हमारे ये आ जाएगी, है ना, 1 से लेकर के 4 तक। तो r = 0 कर दिया एक तरह से इसके अंदर, ठीक है। 1 माइनस, अब हमारे पास ये कौन सी अपने बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, NCR PRQN-R, तो हमारे पास में n4 r0 1/2 0 1/2 पावर 4 n की जगह, बस ये देखो अपन ने वैल्यू रखी, और ये 1 - 1/16 15/16 इसके आंसर आ रहे हैं, और यही हमारा आंसर था थर्ड वाला। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, द्विपद बंटन का मानक विचलन बराबर है जहां n PQ के सामान्य अर्थ है। पता आपको n जो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, p सफलता को बताता है, q असफलता को। तो इसके अंदर मानक विचलन की बात कर रहा है। ध्यान रखना, प्रसरण जो होता है अपन बिना रूट के, ये इसका प्रसरण है NPQ, और मानक विचलन जो होता है रूट NPQ। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ये डायरेक्ट इसने फॉर्मूला पूछ लिया है। ध्यान रखना, इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि x बार जो होता है वो आपके माध्य होता है, और सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो प्रसरण होता है। तो मानक विचलन निकालेंगे तो ये सिग्मा जो आपके बनेगा वो आपके SD बन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो आपके ये तीसरा वाला आंसर करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन 78 क्वेश्चन, यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 12.2 11.3 है तो बंटन की माध्य का बराबर है। इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 11.9। और इसके अंदर देखिए, ये एक चिर परिचित बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, z = 3m - 2x बार, ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है। आप इसके अंदर m और z और ये x बार, तीन में से कोई दो दे रखे होंगे, आप निकाल सकते हैं। देखिए आपके z दे रखा है, आपके इसके अंदर जो क्या m आपके दे रखा है, m आपको निकालना है, और बहुलक आपको दे रखा कितना 11.3, और माध्य दे रखा आपको 12.2। बस अपन ने बहुलक z रख दिया, ठीक है, और बहुलक 11.3 हो गया, और इससे m निकल जाएगा 11.9। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं हो, अपने को ध्यान रखना होगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एक बंटन का मानक विचलन सिग्मा है, यदि चर के सभी मानों को एक चर राशि h से गुणा किया जाए तो बंटन का प्रसरण क्या होगा। देखिए, मानक विचलन जो हम निकालते हैं, एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, अगर ध्यान से कभी देखा हो तो हम जो माध्य विचलन निकालते हैं, जैसे अपन माध्य से माध्य विचलन निकालते हैं, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं x, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका सबसे पहले x बार निकाल लेते हैं, और उसके बाद में अपन जो माध्य विचलन निकालते हैं वो xi - x बार का मोड करते हैं, और मानक विचलन जब निकालते हैं तब इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं, तो उस कंडीशन में स्क्वायर करेंगे तो इसमें जो h का जो डिफरेंस होगा आपके, वो h का भी बाहर आकर के स्क्वायर बन जाएगा, और इसी वजह से आपके इसके अंदर ये जो SD होता है सिग्मा, तो h प्रसरण निकालेंगे तो इसमें h² सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 80, गामा -3/2। इस क्वेश्चन में इसको बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता रखा है, जबकि कोई कॉम्प्लिकेसी वाली बात इसके अंदर है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है वो आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो, गामा n और गामा 1 - n = π/sin nπ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, और इस फॉर्मूले में आप n की जगह -3/2 पुट कर लें, तो ये -3/2
5/2, अब आपको मालूम है 5/2 कैसे सोल्व करते हैं। 5/2 को अपन सोल्व करते हैं 3/2, 1/2 और फिर 1/2 गामा, और 1/2 को अपन जानते हैं √π लिखते हैं बस, और साइन माइनस 3/2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इससे हमारे पास में डबल बार माइनस आएगा, तो ये आपके 4√π/3, तो इसके अंदर जो सही आंसर है आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा 4√π/3। ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसका फर्स्ट रहेगा ये गामा माइनस 3/2 की वैल्यू पूछी है, और वास्तव में ये जो क्वेश्चन होगा हमारा एक फिक्स फॉर्मूला है जिसको अपन यूज़ करते हैं। आप देखिए ये गामा वन माइनस एन इक्वल टू π/sin nπ या π cosec nπ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को इसने आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में छोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। ये किसी न किसी रूप में इसमें से वो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बार उनके संगत संख्याओं के वर्ग है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य क्या होगा। देखो इसने भारित माध्य का क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसको अपन अक्सर क्या है कि छोड़ दिया करते हैं। वास्तव में भारित माध्य का जो सूत्र होता है वो आपको अगर पता हो तो x बार इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to xi WI वेटेड है ना, वेटेड मीन, तो ये WI अपॉन सिग्मा WI लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को अब कैसे यूज़ करना है, ये जो मैंने लिखा यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर लिखा है, तो ये कैसे लिखा। क्वेश्चन में ये बात दे रखी है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बार उनके संगत संख्याओं के वर्ग हैं। तो ये देखिए जैसे हमारे प्रथम n संख्या है तो 1 2 3 हो गई इस तरीके से, और इनके बाहर जो है वो WI वो इन्हीं के वर्ग के बराबर है, तो WI को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और सिग्मा WI जो ऊपर था वही नीचे रहेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये सिग्मा n क्यूब अपॉन सिग्मा n स्क्वायर पूछ लिया। आप देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सभी कुछ चीज़ें वही है, बस उन्हीं को ये तोड़ मोड़ कर रहा है। अपने को मालूम है कि सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब सिग्मा n, इनकी वैल्यू अपन याद करते ही हैं, तीनों का सम अपन याद करते हैं, और इसी का इसने यूज़ किया है, थोड़ा घुमा दिया है। तो सिग्मा n क्यूब हमारे पास में क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये जो n स्क्वायर है n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6, इसका रेशो निकाल लिया, तो 3n n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1 आ रहा है, जो आपका ये सही आंसर है दूसरा वाला 3n n प्लस 1/2 2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 82, यदि द्विपद बंटन का माध्य 3 है तथा इसका प्रसरण 3/2 है, तो अभिप्रयोगों की संख्या क्या होगी। n का मान इसने पूछ लिया है, और सही आंसर इसका है 2 वाला, इसमें 6 आंसर आ रहे हैं। अब ये आया कैसे, देखिए माध्य n दे रखा, और मैंने अभी भी आपको बताया कि x बार जो होता है वो आपके NP होता है, और दे रखा है 3, और सिग्मा स्क्वायर जो मैंने NPQ बताया मैंने अभी भी पिछले वाले जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 77 में, और वो 3/2 दे रखा। आप इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करते ही आपके इसके अंदर किसकी वैल्यू होगी, NP से NP कैंसिल। ठीक है, तो आपके Q की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, ये आपकी Q की वैल्यू हाफ आ रही है, और इससे P भी आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बस ये आप P और Q दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो आपकी ये N की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ जाएगी। ये बिल्कुल ईजी काम। देखिए द्विपद बंटन से जुड़े कितने सवाल पूछ लिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि आप थोड़ा इसको फोकस कर सके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 83 वाला, यदि z इक्वल टू fx प्लस ay प्लस 5x माइनस ay प्लस दे रखा बीच में, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिया है, दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। z का आपको एक बार x के रेस्पेक्ट और दूसरी बार y के रेस्पेक्ट डबल अवकलन करना है। ये देखिए तो कोई बड़ा काम नहीं है, z का किया पहले x के रेस्पेक्ट किया तो f डेज और u का u वापस आ जाएगा। ठीक है, f डेज लग जाएगा पूरा, और इधर ay तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये x का 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे रहेगा, और ऐसे इसका भी अवकलन ही बन जाएगा, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए। फिर एक बार और करो तो डबल डेज हो जाएगा इसका, तो f डबल डेज x के रेस्पेक्ट क्योंकि गुणा किया तो फिर x का 1 ही रहेगा, 5 में भी x का 1 ही रहेगा, तो ये डबल डेज आ जाएगा।
फिर अपन y के रेस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि y का जो गुणांक a दे रखा है, यहाँ प्लस a और यहाँ माइनस a, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई ये a आगे आ जाएगा एफ डेज के साथ में, यहाँ माइनस a आगे आ जाएगा। फिर दूसरा वाला करेंगे अवकलन तो एक बार a और आ जाएगा और ये f डबल डेज बन जाएगा और यहाँ पर भी डबल डेज हो जाएगा और ये एक बार फिर से आएगा अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ प्लस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ें, ठीक है, तो ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप इसको भी कर सकते हो। देखिए ये अवकलन गणित की किताब है जो मैं आपके सामने कितनी बार रख चुका हूँ और ये आपका ये 83 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया आपको, ये 9th वाला देखो आप, जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई, और इसका देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर दे रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 0 to 1 और x टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, आपको इसका डबल जो समाकलन है वो करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। और इसके अंदर जो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है 3/35। हुआ कैसे, कुछ नहीं है, आप इसको एक बार y के रेस्पेक्ट कर लें फिर दूसरी बार x के रेस्पेक्ट कर लें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 0 to 1 x टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो मैंने पहले इसके अंदर बार बार इसको लिखने के बजाय अपने को मालूम है कि इसका अपने को y के रेस्पेक्ट करना इंटीग्रेशन, तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये बार ऐसे ऐसे करना जरूरी नहीं है, अपने एग्जाम में टाइम बचाना है। तो ये x टू रूट एक्स वाले को पहले सोल्व कर लो, ये कर दिया, और एक्स स्क्वायर है तो ये y जुड़ जाएगा और y क्यूब 3 हो जाएगा। फिर इसमें x अपर लोअर लिमिट रख दो तो ये क्या बन गया आपके x पावर 5/3 2 प्लस 1/3 और x पावर 3/2 माइनस y 4/3 x क्यूब बन जाएगा। बस अब इसका अपने को x के रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। अब यूनिक इतना बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसने देखो लिमिट जो दे रखी है हमारे पास 0 से 1 है, हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम इसको फट से x के रेस्पेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए मैंने कर रखा ये, और खाली 0 से 1 लिमिट पुट करनी है तो 0 तो रखना ही नहीं है, खाली 1 ही रखना, 1 रखनी है अपने पास में। ये 3 स्टेप में काम हो रहा है, 2/7 2/15 और 1/3। बस इसको सोल्व किया है, सोल्व करते ही आपके ये 3.35 आंसर आ रहा है। तो मैं पैटर्न पता होना चाहिए कि मैं काम क्या करना और कैसे करना है। बस ये है कि ये जो कैलकुलेशन जब करो आप बहुत ही कंसंट्रेशन रख के काम करना ताकि मिस्टेक नहीं हो आपके। क्वेश्चन नंबर 85 है, -1 से 1 0 से z और x माइनस जेड से x प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स डी वाई, और इसके अंदर सही आंसर है आपका 2 वाला 0, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लंबा जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है इसकी, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए इसमें हमने सबसे पहले जो इसका z के रेस्पेक्ट कर दिया, z के रेस्पेक्ट करके ही रखा है ये x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ एक्स जेड बन जाएगा, ये वाई जेड बन जाएगा और ये जेड स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। फिर x माइनस जेड से x प्लस जेड जो लिमिट दे रखी है ये थोड़ी सी बड़ी लिमिट है तो सोल्व करने में थोड़ी देर लग सकती है। मैंने मोटी मोटी स्टेप्स लिख दी है ताकि आपको प्रोसेस पता चल जाए। ये लिमिट इसके अंदर जैसे ही पुट की तो हमारे पास में 4x प्लस 2y डी एक्स डी वाई आ जाएगा। और अब हम इसको x से रेस्पेक्ट कर लेते हैं तो 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x बाई जेड 0 से जेड डी वाई हो जाएगा। फिर ये 0 से जेड लिमिट पुट करी तो ये इसके अंदर हमारे पास में 2z³ प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा, मतलब, और उसके बाद में अपन y के रेस्पेक्ट कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए सारी टर्म जो है वो लिमिट रखते ही लास्ट में -1 से 1 है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट इसका 0 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन अपन कर सकते हैं अगर अपन टाइम मैनेज कर सके तो। देखिए यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा आपको, यहाँ जो है ये डबल समाकलन है, यहाँ ट्रिपल है, ठीक है। इन दोनों पर ज्यामितीय जो अर्थ है वो हमें पता होना जरूरी है। द्विसमाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, आप कहीं ऐसा नहीं कि द्विसमाकलन को आप एरिया मान ले। जैसे निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्षेत्र होता है उसी तरह से द्विसमाकलन जो है वो आयतन को व्यक्त करता है। ध्यान रखना द्विसमाकलन जो है वो आयतन को व्यक्त करेगा, आप कहीं इसको क्षेत्रफल नहीं मान लें, ठीक है। फिर अपन बात करें त्रिसमाकलन की, जिसमें जो त्रिसमाकलन आता है
ये देखिए आप इसके अंदर 3 समाकलन के अंदर क्या करते हैं अपन, किसी एक सेगमेंट विशेष को लेकर के उसका आयतन निकालते हैं। ये देखना कि क्षेत्र V को तीनों निर्देशांक तलों के समांतर तलों के परिच्छेद द्वारा छोटे छोटे भागों में एक घन के रूप में व्यक्त करेंगे और इससे उसका भी आयतन ही आएगा, ध्यान रखना। लेकिन उसके अंदर एक कुछ विशेष परिक्षेत्र का आयतन आएगा। ये आपके त्रिसमाकल का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वक्र x³ + 3x² y - 4y³ - x + y + 3 = 0 की अनंत स्पर्शी पूछिए एक कोई सी भी। तो आप ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, y - x = 0। जब ऐसी कंडीशन बने, जब पावर मतलब 3 की फॉर्म में हो, 3 घात वाला, तो उस केस में हमें x = 1 और y = m पुट करके कर लेना चाहिए। देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा यहाँ से, x³ + 3x² y - 4y³ - x + y + 3 = 0। अब यहाँ इसने पहले 3m निकाला, हम जानते यही करते हैं x = 1 पुट करके, ठीक है ना। तो ये 1 + 3m - 4m³ और 5m 0 आ रहा है और 5m जो है -1 है, 3m 0 ही है। अब इसको आप 0 करके 3m को 0 कर लो, ठीक है। और ऐसा करते आपके m की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ रही है, 1 -½ और -½ फिर हम इससे m = 1 के लिए c निकालते हैं, तो 5m माइनस का 5 करके निकालते हैं, 0 आ गया। देखिए c 0 आ गया और m का मान 1 है। तो समझने वाली बात क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है कि हमारी जो अनंत स्पर्शियाँ होती है वो कोई सरल रेखा होती है y = mx + c के रूप में। जब हमने m = 1 ले लिया है और अभी वृत्ति हमने देखा तो c 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारी एक अनंत स्पर्शी क्या आ गई, y = x, यानी कि y - x। इसका मतलब y - x इसके अंदर जब आ रहा था, अपने हमारे ऑप्शन था, तो हमारे को बाकी की निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। ये दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। यूनिक इतना सब निकालने पड़ेंगे ना, बहुत देर लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 जो है, फलन z = tan−1 y/x के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। S1, S2 और S3 3 कथन है और तीन ही जो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे सिमेट्रिक है। ये आपके एक तरह से आयलर थ्योरम की तरह, पहला वाला जो है डायरेक्ट आपके आयलर थ्योरम है, आप देख लीजिए, ठीक है। और सबसे खास बात, शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, हमारा जो फंक्शन है z वो क्या है, ध्यान से देखो तो ये समघात फलन है tan−1 y/x, ठीक है ना, y और पावर 1 x की पावर 1, ठीक है। तो ये समघात फलन है। तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो समघात फलनों के लिए जो अपन लेते हैं, कोई सा भी फलन ले लें भले आप, जब ये समघात फलन होता है तो उसके लिए ये जो सारे सिमेट्रिक वैल्यू आती है इसकी, ये देखिए ये आपका आयलर प्रमेय है और z = fxy ये n घात का एक समघात फलन है। ध्यान से देखना ये क्या लिखा, x del z/x + y del z/y बराबर nz। ध्यान से अगर देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है z = tan−1 y/x, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, y पर पावर 1 x पावर 1, तो ये 0 घात का है। तो आप इसके अंदर n की जगह 0 पुट कर दें, तो देखिए x del z/x + y del z/y 0 आ गया। यानी आपका पहला कथन जो है ये x del z/x + y del z/y 0 हो गया। हम दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है इसी से आगे बढ़ते अपन, ये देखिए वो क्या था, पहले इसको ऑब्जर्व कर लें आप, x² 2xy y² del स्क्वायर z/x² del स्क्वायर z/x del y del स्क्वायर z/del y स्क्वायर = 0। 0 मतलब इस चीज को S2 को आप यहाँ से देखिए उपप्रमेय, यदि f n घात का समघात फलन हो तो ये देखिए आपके x del स्क्वायर z/del x² प्लस y del स्क्वायर f/del x del y, और इसकी जगह इसने ये लिखा है। लेकिन हमारा जो है S2 फंक्शन ये वाला था, तीसरा वाला x² del स्क्वायर f/del x² प्लस 2xy del स्क्वायर f/del x del y प्लस y² del स्क्वायर f/del y स्क्वायर, आपके n की जगह 1 था अभी इससे हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये n = 1 है इसके अंदर, पहले वाले हम पर यूज़ कर चुके हैं। ये देखिए आपकी ये बटन भी 0 हो गई, तो आपका कथन जो नंबर जो S2 है वो भी 0 हो गया। यानी
कथन S2 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर आ रहा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। याद कीजिए ये लाप्लास फंक्शन है, लाप्लास इक्वेशन है, और समघात फलनों के लिए लाप्लास इक्वेशन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये जो है इसमें अपन ने ये भी कर रखा है, मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए जेड इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, हमारा वाई फंक्शन, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो आप देखिए तीनों ही इसके अंदर, पहला वाला भी हो गया करेक्ट, S3 भी हो गया, और S2 के अंदर यहाँ अपने इस जगह क्या था, n इंटू एन माइनस वन था, है ना, मैंने बताया ना आपको भी, n इंटू एन माइनस वन। ये देखिए n इंटू एन माइनस वन, तो n की जगह 0 पुट करना सबके अंदर, तो ये भी 0 हो गया। यानी हमारे तीनों कथन जो है वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन देख करके बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन सारी चीजें अगर अपन ठीक से पढ़ ले तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, 0 to 1 x पावर m 1 माइनस एक्स होल पावर n dx इक्वल टू 0 to इन्फिनिटिव x पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स पावर p dx। तो p बराबर है, यानी p किसके बराबर होगा, तो ये चौथा ऑप्शन आपके ये करेक्ट होगा। अब ये देखिए आप ये कहाँ से पूछा है और किस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, जो उन फॉर्मूलों से इनको सही करना है। थोड़ा सा हमें इनकी डेफिनेशन पर जोर देना पड़ेगा। देखिए अगर आपको पता हो तो ये फॉर्मूले आपने पहले पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा इनको फोकस करना पड़ेगा। एक तो है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स। यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे m माइनस वन और n माइनस वन है, और यहाँ दे रखा है पावर m और n, एक एक कम कर रखा है, ध्यान देना, मतलब एक बड़ा रखा है देखा जाए तो, है ना। तो इस चीज़ को अपने को फोकस करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करें, ये तो है 0 से 1 और ये 0 से इनफाइनाइट है, ध्यान देना। तो 0 से इनफाइनाइट वाला जो है हमारे पास में, ये जो बनता है फॉर्मूला, ये देखिए बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट एक्स पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन डी एक्स। हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर करते ही इनको मैंने, ये देखिए आप, जो दो यही बीटा एम एन, अब इसके अंदर क्या किया कि जो -1 था दोनों के, हमने यह क्या किया +1 कर दिया। ऐसा करने से यहाँ पावर m और n रह जाएगी, ठीक है। और ऐसा करने से हमारे जो मेन टर्म बन रही है इसके अलावा, तो m और n एक एक प्लस अपन ने किया, तो उस केस में हमारे इसके अंदर mn के साथ में +2 और आ जाएगा। ये देखिए आपके ये +2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर तब हो पाएगा जब आपको ये दोनों फॉर्मूले ठीक से याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है अवकल समीकरण x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का सामान्य हल है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये 2-3 तरह से किए जा सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार करा रखा है, आप जितने मेरे अवकल समीकरण के पार्ट है उसके अंदर भी देखेंगे, आपको उसके अंदर मिल जाएगा चैनल पर। तो इसके अंदर जो आंसर है उसको सेट करने के लिए हम क्या करें, इसको सेट कर लेते हैं, इससे dx बाई डी वाई निकाल लेते हैं। ये देखिए dx बाई डी वाई 89, फिर इसने सेट करके देखो आप dx बाई डी वाई प्लस माइनस 1 अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये आपके क्या बन गया, देखो लीनियर बन गया, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब इससे आप IF निकाल लें, तो ये पी डी एक्स, तो ये e पावर माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई, तो क्या बन जाएगा ये आपके e पावर माइनस का log y, यानी कि 1 अपॉन वाई। बस अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, y IF वाला, लेकिन हमारा ये उल्टा है, तो x IF इक्वल टू क्यू IF डी वाई प्लस सी, और x IF अपने पास में 1 अपॉन वाई, और q आपके पास में था 2y स्क्वायर यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई इसकी जगह आपके कितना आया था 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी, और ये x अपॉन वाई, और ये एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो ये आपके क्या बना
वाई स्क्वायर प्लस सी यानी कि एक्स जो अपने को चाहिए आंसर, इसके अंदर तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक्स इक्वल टू आप देखें वाई क्यूब प्लस सी वाई, ये आपके आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू सी वाई प्लस वाई क्यूब। तो कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा सेट करते ही इसका आंसर अपने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 वाला है, ये तो अवकल समीकरण का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अवकल समीकरण एक्स पी प्लस 2y इक्वल टू पी एक्स वाई, अपने को इसको सोल्व करना है। तो सही आंसर इसका तीसरा है और इसमें थोड़ा सेट करेंगे अपन पदों को। देखिए एक्स पी प्लस 2y इक्वल टू पी एक्स वाई, इसके अंदर एक्स पी कॉमन ले लिया, मतलब कुल मिलाकर के इसको मैंने फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया जो सेट हो रहा है। तो देखो सेपरेशन मेथड कर दिया, डी वाई अलग और वाई माइनस 1/2y इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स कर दिया, ठीक है। और इससे आपके ये अलग अलग होते ही उसके बाद तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब कल समीकरण सोल्व करना है या इंटीग्रेशन ही करना है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के ई पावर वाई आ रहा है, जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर खाली सेपरेट कर दिया मैंने इसको और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो आप भी इसको आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 आयोटा वाई इक्वल टू 0 का सामान्य हल है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेना, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए एम स्क्वायर प्लस 3 आयोटा माइनस 1 एम माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0, हमने इसके फैक्टर कर लिए एम माइनस 1 एम प्लस 3 आयोटा 0, इससे एम की वैल्यू 1 और माइनस 3 आयोटा आ गई है। बस y इक्वल टू C1 ई पावर x प्लस C2 ई पावर माइनस 3 आयोटा x, ये और ये इसने पूछा है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 वाला देखें आप, लेमड़ा इक्वल टू 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2/3। तो उपयुक्त अवकल समीकरण की घात और कोटि, ऑर्डर और डिग्री पूछी है। दूसरा वाला इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। अब कैसे हुआ, ऐसे जब ये बटे बटे में जब घात आती है तो थोड़ा सा आप इसको क्या करें, सेट कर लें। जो बटे में था उसको आप लेमड़ा के साथ ले लें, ये नीचे वाले टर्म को लेमड़ा के साथ गुणा कर दिया और उसके बाद में ये बटा वाली टर्म को हटानी है, ध्यान रखना। तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्यूब करती 3 तो कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा और इधर 9 आ जाएगा। अब ये सिंपली पावर्स के अंदर आ गया। अब हमारे को सबसे पहले देखना क्या, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से, ध्यान रखना। ऑर्डर देखते हैं तो सेकेंड ऑर्डर वाला कहाँ है, ये इसके अंदर है, ठीक है। इसमें सेकेंड ऑर्डर है ही नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर तो हो गई 2। अब बात करें अपन डिग्री की, तो जो सेकेंड ऑर्डर पर हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो ये 2 हो गई। बस इस तरीके से देखना, और ऐसे क्वेश्चन कहीं ऐसा नहीं है कि आप ध्यान रखो और रॉन्ग हो जाए, बिल्कुल इजी है, आप इसको ठीक से देख लें ताकि मिस्टेक नहीं हो। 93 वाला क्वेश्चन कह रहा है रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इसने पहले ही कह दिया कि रैखिक है, ई पावर एक्स माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर समाकलन गुणांक पूछा है, ठीक है ना। आपको पूरा हल नहीं करना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा सेट किया है मैंने। कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ ई पावर एक्स अपॉन ई पावर वाई कर दिया और उसके बाद में इसको अलग अलग कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया ई पावर 2x माइनस ई पावर एक्स डॉट ई पावर वाई, और उसके बाद में मैंने ई पावर वाई जो है इधर ले आया हूँ, ये इसका ये वाला, और उसके बाद में मैंने ई पावर वाई को वी लेट कर लिया। जैसे ये किया तो ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और ऐसा करते आप देखो डी वी बाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स वी इक्वल टू ई पावर 2x बन जाएगा। ये आपके क्या बन गया, रैखिक बन गया, और इसने आई एफ इक्वल टू ई पावर पी डी एक्स होता है, तो ई पावर ई एक्स डी एक्स, तो देखो ई पावर ई एक्स ये आपका समाकलन गुणक आ गया। कोई विशेष बात नहीं, अपने को पूरा हल करना ही नहीं, खाली यही पूछा है। तो ई पावर ई एक्स आपका इसका समाकलन गुणक आ रहा है, जो आपके ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2y इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू 0 और y डैश 0 इक्वल टू 1 का हल पूछा है। हमें इसमें उल्टा चलना पड़ेगा, यूनियो का आप इसको हल करने बैठ जाए, हालांकि हल करोगे तो भी आ जाएगा। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम एक आइडिया लगाते हैं, तीसरे में x इक्वल टू अगर 0 पुट करें इसके अंदर, तो y 0 हमारा 0 आना चाहिए। तो देखिए इसमें ये y 0 पुट किया तो 10 x के जगह 0 पुट करो, तो ये आपके आ रहा y 0 0, और फिर इसका y डेज निकालो, क्योंकि डेज कहाँ है अवकलन,
तो 10x का अवकलन वाई डी एस क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और x की जगह 0 पुट करो, देखो 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा y इक्वल 10x ये आंसर है। तो देखिए इसको हल करने में क्या देर लगी, है ना, हमें उल्टा चलना पड़ेगा कि इसमें x की जगह 0 पुट करने पर ये जो दोनों ही y0 0 और y डैश 0 1 कहाँ संतुष्ट होता है। फिर चलते हम क्वेश्चन नंबर 95। एक परिवहन समस्या में यदि सभी सी आई जे ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 तो एक्स आई जे इक्वल टू एक्स आई जे एक इष्टतम हल होगा। कब, जब ये फोर्थ वाले डायरेक्ट थ्योरम पूछी है, सिग्मा दोनों का आई और जे और सी आई जे एक्स आई जे इक्वल 0। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, परिवहन समस्या के अंदर 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये इसके अंदर डायरेक्ट थ्योरम पूछी है इसने, जिसमें ये कंडीशन दे रखी है, और आपका चौथा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को सिंप्लेक्स कलन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर सम्मिलित करने पड़ेंगे। स्लेक चर पूछा है इसने, ध्यान रखना, है ना, आर्टिफिशियल। यहाँ z इक्वल टू कुछ भी दे, प्रतिबंध इसके अंदर इसने जो दे रखा है 3x1 + x2 इक्वल टू 4 कर दिया है। डायरेक्ट हमारे पास 3 दे रखा है, 1 2 और 3, ये तो सब में होता है, अपने को पता है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, ये तो पहले ही 4 है, ये आपने दोनों असमीकाएं, ध्यान रखना, तो इन दोनों असमीकाएं, इन इक्वेलिटीज़ को इक्वेलिटी के मतलब अपने समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, हम उसके अंदर जो करते हैं, ये देखिए जो x1 + 2x2 और 3 यहाँ लेस एंड इक्वल दे रखा है, लेस एंड इक्वल दे रखा है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए इस तरफ में बराबर, ये छोटा है 3 से, ठीक है, तो इधर हमें x3 घटाना पड़ेगा, सॉरी जोड़ना पड़ेगा, छोटा है ना ये वाला, दे रखा है लेस एंड इक्वल देन, तो हमें +3 करना पड़ेगा, यानी हमने एक तो ये इसके अंदर यूज़ किया, ठीक है, तब हमारा ये इक्वल हो गया। दूसरा हमारा 2x1 + x2 और ये 3 दे रखा है, तो ये ग्रेटर है, हमें इसको समीकरण बनाना है, तो इसके अंदर x4 आपको घटाना पड़ेगा, तभी हमारा ये इक्वल बन जाएगा। तो हमने देखिए कितने 2 आर्टिफिशियल चर यूज़ किए अंदर, 1 और 2, और ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर 2, ठीक है। ये इतनी से बात इसके अंदर पूछी है और कुछ भी नहीं है। 97 कह रहा है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो समस्या का हल क्या होगा। अगर रिक्त है तो कोई हल नहीं होगा। मैं आपको इन चीज़ों को सुसंगत हलों वाले में मैंने बहुत अच्छे इसके अंदर 2-3 लेक्चर डाल रखे हैं, बहुत छोटे छोटे, टू द पॉइंट, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछे, आप देख लेना। 98 वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, देखिए ये डायरेक्ट थ्योरम है, सदैव अमुक समुच्चय होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन कितनी जगह पूछा है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही पूछा है, और मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट चीज़ बताई, और ये बात मैंने क्लियर बता रखी है कि आपको डायरेक्ट थ्योरम याद रखनी है, और ये डायरेक्ट थ्योरम पूछी है, पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। 99 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या z इक्वल टू 5x + 7y में प्रतिबंध शर्तें आपके 3 दे रखी है, 1 2 3 और 4 दे रखी है, तो z होगा सदैव न्यूनतम, सदैव अधिकतम, न्यूनतम या अधिकतम। तो हमें पता है कि इस कंडीशन में z हमारे पास में 2 ही कंडीशन बनती है, न्यूनतम या अधिकतम, हालांकि एक और बनती है मैक्सिमम या मैक्सिमल न्यूनतम, 2 से अधिक बिंदुओं पर भी यह अधिकतम घटित हो सकता है, लेकिन वो सारे हमारे इस तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, या तो न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा, सीधी सीधी बात पूछी है। तो क्वेश्चन दे करके डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, और पढ़ करके ना उसका जो कंक्लूजन कि उसने पूछा क्या है, ठीक है ना, तो ये तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है यदि 2 बलों के परिणामी का अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमशः 40 और 20 इकाई हो तो दोनों बलों के परिमाण क्या है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, सीधे सीधा बताऊँ मैं आपको कि इसमें P + Q दे रखा है 40 और P - Q दे रखा है आपके 20, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो आपके P तो आ रहा है कितना, 40 और 20 कितने, 60 होते हैं, 60 के आधे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, जब एक प्लस का नहीं माइनस का हो, दोनों को जोड़ के आधा करो तो 60 का आधा 30,
और दोनों को घटा के आधा करो तो ये 20, 20 के आधे 10, ये दोनों आ गए। तो ये देखिए आपके पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और ये आए कैसे, आपको पता होगा R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस एल्फा। तो R मैक्स कब होगा, जब आपके एल्फा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये R इक्वल टू देखो आप p प्लस क्यू आ गया। और जब R मिनिमाइज कब होगा, जब एल्फा इक्वल टू पाई होगा, तो R इक्वल टू p माइनस क्यू आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये आपका जो 100 तक का मामला कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के मैंने पूरे कराए हैं। ये आरपीएससी का 2016 का पेपर है, ये देखिए 2016 वाला पेपर। और इसको मैंने आपको सेकेंड पार्ट जो है आपका मैंने पूरा करवाया। ये फर्स्ट पार्ट मैं पहले करा चुका हूँ। ये आरपीएससी का 2016 का जो 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर सोल्व करवा दिए मैथ्स के अंदर। आप इनको देखें, समझें और इसका पूरा फ़ायदा लें, ताकि आरपीएससी आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें। और आपका अपना चैनल है CMPC यूट्यूब चैनल, जो आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को भी बताएं, सभी को इसका फ़ायदा हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले अपन जो नया क्या करने वाले हैं वो आपको तुरंत पता चल जाए, आप हमारे से डिस्कस कर सकें, ताकि आपको अब पूरी हेल्प मिल सके। थैंक्स।